नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सांवरिया राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप लोगों का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि, जो कि एक कविता है तथा इस कविता को लिखा है हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बच्चों, आप यह कविता मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं ध्वनि के बारे में, निराला जी की ध्वनि यानी निराला जी की मन की आवाज के बारे में कि वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से अपनी युवा पीढ़ी में एक नई ऊर्जा भर देना चाहते हैं, नई युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट होने से बचाना चाहते हैं। यह सब आप इस कविता में पढ़ चुके हैं। आज इस भाग के अंतर्गत आप इस कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा कविता से है। क्या है प्रश्न? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? बच्चों, आपने जब यह कविता पढ़ी थी तब अपनी कविता की पहली पंक्ति थी कि अभी न होगा मेरा अंत। तो आपको इस पंक्ति के साथ पूरा ही याद आ गया होगा कि कवि अपना अंत क्यों नहीं करना चाहता है। तो बच्चों, इसका उत्तर कुछ इस तरह से होगा। कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसे लगता है कि अभी अभी तो उसके वन रूपी जीवन में बसंत आया है, यानी नई भावनाओं का, नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जिस तरह बसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठती है, वैसे ही उसके मन में भी नया जोश और उमंग है और वह अपने जीवन में नए नए कार्य करके उनकी आभा बसंत की भांति चारों तरफ फैलाना चाहता है। इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो बच्चों, इसका उत्तर कुछ इस तरह है कि कवि के जीवन में बसंत का आगमन हुआ है और इससे उसके जीवन में नई आशा और ऊर्जा का संचार हुआ है और वह आशा और ऊर्जा वह केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि नव युवकों यानी अब जो अपने समाज में नए युवक हैं उनको उसने नए नए पुष्पों की भांति बताया है। तो उन नए पुष्पों को राह दिखाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है और नवयुवक अपने पथ पर भ्रमित हो चुके हैं। उन पथ भ्रमित नवयुवकों को वह सही मार्ग पर ले जाना चाहता है। कवि नवयुवकों को जीवन की बोझलता को दूर कर उन्हें नव जीवन रूपी अमृत का पान करवाना चाहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? पुष्प हमारे कौन है? नवयुवक। कवि हमारे नवयुवकों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है, यानी नींद से जगाने के लिए वो क्या करना चाहता है? इसका उत्तर कुछ इस तरह है। कवि किशोरों रूपी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है और उन्हें मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है, ताकि किशोर भी कवि की तरह रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त हो सके। कवि नवयुवकों में ऊर्जा का संचार करना चाहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारे कविता से आगे से लिए गए हैं। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा। तो अपना प्रश्न है कि बसंत को हम ऋतुओं का राजा क्यों कह सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है, यानी अपनी बात सही साबित करनी है। तो बसंत को हम ऋतुराज क्यों कहेंगे? बच्चों, भारतवर्ष में क्रमशः 6 ऋतुएं आती हैं और सभी ऋतुओं का अपना अलग अलग महत्व होता है। ऋतुओं में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, पतझड़, इन सभी मौसम का वातावरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन बसंत ऋतु के आते ही हमारी प्रकृति के नकारात्मक तत्व खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और इस काल में मौसम भी सुहावना हो जाता है। यानी आपने देखा होगा यह बसंत ऋतु कब से आती है? बच्चों, यह बसंत ऋतु हमारी फरवरी के महीने से शुरू हो जाती है। तो फरवरी के महीने से हमारा मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। इस ऋतु में
पेड़ पौधे जहाँ नए नए पत्ते धारण कर लेते हैं वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं। प्रकृति की सुषमा चारों ओर वातावरण में फैल जाती है। आलस्य और निराशा के भाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यानी प्रकृति को देखकर लोगों के मन में आशा और उत्साह का संचार होता है और मानव जीवन उमंग और उत्साह से भर जाता है। इस समय पक्षियों का कलरव भी चारों तरफ दिखाई देता है। बूढ़े बच्चे सभी के चेहरों पर वह नूर हमें देखने को मिलता है और प्रकृति के इस परिवर्तन के कारण बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। यानी बसंत के आते ही मानव मन पूरी तरह से खिल जाते हैं। लोगों में नवीन काम करने का बहुत ही अधिक उत्साह जागृत हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। बच्चों, अपना जो पाठ है वह बसंत ऋतु से ही संबंधित है और बसंत एक ऐसी ऋतु है जिससे कि मन में आशा और ऊर्जा का संचार होता है। तो इस समय जो इस ऋतु में जो त्योहार आ रहे होंगे वह भी बसंत ऋतु जैसे ही होंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं, यह जानने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि हमारी बसंत ऋतु कब आती है। तो हमारी जो ये बसंत ऋतु है वह फाल्गुन माह के उत्तरार्ध से प्रारंभ होकर वैशाख माह के प्रथम 15 दिनों तक रहती है। यानी कि अगर हम हमारा अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं उसके हिसाब से यह मार्च अप्रैल माह तक रहती है। बच्चों, यह शुरू तो फरवरी से हो जाती है, फरवरी के आखिरी समय से शुरू हो जाती है, लेकिन मार्च अप्रैल तक यह ऋतु ही रहती है। इस अवधि में कौन कौन से त्योहार आते हैं, देखिए। सबसे पहला उमंग और रंगों का त्योहार होली। होली अपने रंगों और उमंगों का त्योहार है, तो यह भी बसंत ऋतु में ही आता है। बसंत पंचमी वह अवसर होता है जिस पर कि हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं। इस समय चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं, वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। वैशाखी भी इसी समय आती है। चेटीचंड, नवरात्र और रामनवमी, ये सारे त्योहार हम बसंत ऋतु में ही मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते क्या है। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। बच्चों, जैसे जैसे ऋतु बदलती है उसका प्रभाव हमारे मानव जीवन पर पूरी तरह से पड़ता है। कैसे पड़ता है, देखिए। सबसे पहला है अपना पहनावा। यानी जैसी ऋतु होती है हम वैसे ही कपड़े पहनते हैं। जबकि शरद ऋतु आती है, सर्दी का मौसम होता है, तब आप सब लोग गरम गरम कपड़े पहनते हो। गर्मियों में तो आप गरम गरम कपड़े नहीं पहनते ना, लेकिन शरद ऋतु आती है, जब सर्दी का समय आता है तब आप अपने कपड़ों में बदलाव कर लेते हो। बारिश के मौसम में आप थोड़े हल्के कपड़े पहनते हो, यानी ग्रीष्म ऋतु से थोड़े से ज़्यादा गाढ़े कपड़े पहनते हो। खान पान को भी देख लीजिए कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो आप हल्का हल्का भोजन करते हैं, आपको ठंडा ठंडा खाना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है तब आपको गरम गरम खाना बहुत अच्छा लगता है। यह परिवर्तन भी खान पान में हमको देखने को मिलता है। तीज त्योहार भी हमारे ऋतु के अनुकूल ही आते हैं और उन पर हम उन्हीं के अनुसार खाना बनाते हैं। स्वास्थ्य अनुकूलता भी देखी जाए तो हर मौसम के लिए अपने स्वास्थ्य का अलग अलग समय होता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में हमारे बीमार होने की संभावना ज़्यादा पड़ती है और शरद ऋतु में हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना पर आधारित है। देखिए, कविता की निम्नांकित पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि इसमें किस ऋतु का वर्णन है। आपको क्या करना है, आपको कविता की ये पंक्तियां पढ़नी है। पढ़ने के बाद में इसमें ही कहीं इसका उत्तर छिपा है, वह पता लगाना है। पढ़ते हैं पंक्तियां। फूटे हैं आमों में बोर, भौरे बन बन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। तो बच्चों, जब आपने यह पंक्ति पढ़ी तब आपको कुछ समझ में आया। यहाँ पर होली के त्योहार की बात हो रही है और बात हो रही है आमों की। आमों में बौर आ रहे हैं, यानी आम का जो पेड़ है अब उसमें आम लगने वाले हैं। यह
किस समय होता है? यह बसंत ऋतु के समय होता है। हाँ बच्चों, होली का त्योहार भी बसंत ऋतु में आता है और आमों में बौर बसंत ऋतु के समय ही लगते हैं। इसका उत्तर देखिए, उपयुक्त काव्य पंक्तियों को पढ़ने के बाद विदित होता है कि इन पंक्तियों में बसंत ऋतु का वर्णन है, क्योंकि इनमें आमों से बौर फूटने का और होली का वर्णन है और होली का त्योहार बसंत ऋतु में ही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? यानी इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आप फूलों और पौधों के लिए क्या करेंगे? आप क्या करेंगे जिससे कि हमारे फूलों और पौधों में जान बनी रहे, वे सदा खिले रहे? तो इसका उत्तर देखिए, फूल पौधों की हम इस तरह से देखभाल करेंगे कि वे हमेशा खिले रहे और समय समय पर उनमें पानी, खाद और निराई गुड़ाई आदि की व्यवस्था करेंगे, ताकि समय पर पानी देंगे, समय पर खाद देंगे, निराई गुड़ाई करेंगे तो क्या होगा? वे हमेशा अच्छे बने रहेंगे, उनमें फूल फल आदि आते रहेंगे और बिना वजह से फूलों को न तो खुद तोड़ेंगे ना दूसरों को तोड़ने देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात कर रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। और जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही है, यानी हमें क्या करना है? ये जो देखिए नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो, ऐसे कुछ वाक्य अपने मन से लिखने हैं। तो हम कुछ वाक्य देखिए इस तरह से लिखेंगे। माली पौधा रोपण कर रहा हो, वैद्य का जड़ी बूटी ढूंढना, वैज्ञानिक का कोई अनुसंधान करना, किसी बुजुर्ग द्वारा सड़क पार करना, बच्चों का किसी कार्य का तल्लीनता से करना आदि, इस तरह के हम वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, आज आपने मेरे स्वाद धनी कविता का भाग 2, जिसमें कि इस पाठ पर ही आधारित अभ्यास प्रश्न थे, वह हल किए। बच्चों, आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं पर याद हो गए होंगे। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के अगले भाग में आपके लिए आपका मनपसंद विषय भाषा की बात लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।